देखिए, व्यापार की दुनिया में एक दूसरे के ऊपर विश्वास आसानी से नहीं होता है। उसी को ही बनाने के लिए जो ट्रांजैक्शन सारी चलती रहे, लेटर ऑफ क्रेडिट बनाया गया है, जिसके अंदर बायर जिससे मटेरियल खरीदना है वो पूरा पैसा देने से पहले इंश्योर होना चाहता है कि मेरे को मटेरियल मिलेगा। दूसरा, सेलर ये इंश्योर होना चाहता है कि मैं मटेरियल बना दूं, मैं मटेरियल भेज दूं, क्या मुझे पूरा पैसा मिलेगा। उस केस में जब एक दूसरे को जानते नहीं है या विश्वास की कमी होती है, क्योंकि बिजनेस इमोशंस से नहीं चलता। अल्टीमेटली सही ट्रांजैक्शंस और व्यापार में पैसा और प्रॉफिट ही ऑब्जेक्टिव होता है। अब लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर क्या होता है? लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर एक बायर होता है, एक सेलर होता है, उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। सपोज कीजिए उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया एक मशीन बेचने का, ठीक है। मशीन बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो उसके अंदर अब स्टार्टिंग कैसे होती है कि सेलर बायर को एक पीआई देता है, यानी परफॉर्म इनवॉइस देता है। परफॉर्म इनवॉइस के अंदर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन लिखी रहती हैं, क्या मटेरियल आएगा, कितने पैसों पे आएगा, कब शिपमेंट होगी, वो सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद क्या होता है कि बायर जो है ये एप्लीकेंट कहलाया जाता है। ये बायर कहलाया जाता है एप्लीकेंट। इसको हम बोलते हैं इंपोर्टर। ये इंपोर्टर भी होता है। ये क्या करता है कि ये अपने बैंक को, यानी जिसको हम बोलते हैं इशूइंग बैंक या ओपनिंग बैंक, और ये जरूरी नहीं कि ये बैंक जो है ये एप्लीकेंट का ही बैंक हो, ये जरूरी नहीं है। और ये भी जरूरी नहीं है उसी देश का हो। अगर इंडिया का कोई बायर है, वो अपनी एलसी दुबई के बैंक को भी बोल के खुलवा सकता है। अगर वो दुबई का बैंक इंश्योर हो कि हाँ ये जो एप्लीकेंट है, ये बायर है, ये जेन्युइन है, इसका बहुत अच्छा ट्रांजैक्शन है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या होता है, जब ये एप्लीकेंट इशूइंग बैंक को बोलता है कि एक मेरे को एलसी आप मेरे को खुलवानी है, तो फिर आगे उसके बाद क्या होता है, उन डॉक्यूमेंट्स को आगे भेजा जाता है। जब ये खोल देता है, उस डॉक्यूमेंट्स को आगे भेजता है किसको? एडवाइजिंग बैंक को। ये एडवाइजिंग बैंक क्या करता है? ये एडवाइजिंग बैंक सबसे पहले ये देखता है कि ये जो इशूइंग बैंक है इसकी रेटिंग क्या है। उसे अगर ये पता चलता है अच्छा ये तो पीएनबी बैंक है या फलाना बैंक है, अरे इसकी तो बहुत अच्छी रेटिंग है, वो इस तरीके से अगर चेक करता है, उसको लिखता है सारी चीज़ें, सब चीज़ें ठीक हैं, ओके हैं, तो ये एडवाइजिंग बैंक आगे क्या काम करता है, ये उस डॉक्यूमेंट्स को आगे भेज देता है किसको? सेलर को भेज देता है कि भैया ऐसे ऐसे ये है, आप चेक कर लो। उसके बाद सेलर ये चेक करता है कि हाँ सारी टर्म्स एंड कंडीशन, सब चीज़ें जो उसने कॉन्ट्रैक्ट में सोची थी अपने बेचने के लिए, सब चीज़ें उसके हिसाब से हैं या नहीं है। वो जब देख लेता है सारी चीज़ें ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं, सारे के सारे पूरे के पूरे मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट में ये लोग बंध गए हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट में बंध गए सारे के सारे। अब कॉन्ट्रैक्ट में बंध गए, अब एक चीज़ इसके अंदर और आती है। ये एडवाइजिंग बैंक के अलावा सेलर ये भी बोल सकता है कि भैया मैं तो ठीक है, ये तो है, लेकिन अल्टीमेटली मेरा जो नेगोशिएटिंग बैंक रहेगा, मेरा जो नेगोशिएटिंग बैंक रहेगा वो एडवाइजिंग नहीं, इसके अलावा एक थर्ड बैंक रहेगा मेरा, वो इसका थर्ड बैंक रहेगा, वो ये बोलता है, ऐसा बोल सकता है वो। तो अल्टीमेटली फिर क्या होगा, फिर ये एडवाइजिंग से नेगोशिएटिंग और फिर सेलर के थ्रू फिर आगे सेम इस तरीके से आगे चलेगा इसके अंदर प्रोसेस। और ये जो एडवाइजिंग बैंक है, ये इस इशूइंग बैंक का फर्दर एक ब्रांच भी हो सकती है जो सेलर की कंट्री में, इसकी सिटी में वहां पे हो, जिसके अंदर क्या होता है कि सेलर को कोऑर्डिनेट करने के लिए बहुत इजी होता है। ये सारी चीज़ें शुरू में ही तय हो जाती हैं कि सेलर का कौन सा आगे एडवाइजिंग बैंक रहेगा या नेगोशिएटिंग बैंक रहेगा, कौन कौन से रहेंगे, किस किस को वो मानता है, ये सारी चीज़ें ही है। और सेलर कई बार ये भी बोलता है नहीं इन बैंकों से आप करोगे तो मैं फिर मेरा नेगोशिएटिंग बैंक ही रहेगा। खैर, एडवाइजिंग ने सेलर, और उसके बाद फिर ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है, अब ये लोग जब जैसे ही सेलर ने ओके कर दिया तो ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट में सब लोग बंध गए। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो मेन चीज़ होती है, मेन चीज़ क्या होती है कि अब सेलर को मटेरियल बनाना है। सेलर को मटेरियल बनाना है तो सेलर सबसे पहले क्या इंश्योर करेगा कि ठीक है भैया ये सब सारी चीज़ें तो हो गई, अब मेरा डेट ऑफ शिपमेंट क्या रहेगा।
डेट ऑफ शिपमेंट, जिसको हम लोग ETD भी बोलते हैं। ये अक्सर क्या होता है, जब ये परफॉर्म इनवॉइस आता है ना, तो उसी के अंदर सारी चीज़ें तभी मेंशन कर दी जाती है कि मेरा ETD ये रहेगा। सपोज कीजिए ये मशीनरी है, इस मशीनरी को बनाने में इसको अल्टीमेटली 1 मंथ लगता है, 1 महीना इसको लगता है इसके अंदर। तो सपोज कीजिए सितंबर में आया, 1 सितंबर को आया, तो इसने कह दिया भैया 1 अक्टूबर को मैं ये मटेरियल मैन्युफैक्चर कर दूंगा, 1 अक्टूबर तक। तो इसी एक एक्सपेक्टेड ETD ले लेता है कि भाई 5-10 जो है मेरी ये ETD हो गई, 5-10 को ETD है, 5-10 को मैं ये मटेरियल शिप कर दूंगा। शिप मतलब मैं मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर दूंगा, मैं भेज दूंगा। वो अलग अलग तरीक़ों से हो सकता है कि बाई सी भी हो सकता है, बाई एयर भी हो सकता है, बाई रेलवे भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो होता है, बाई रोड भी हो सकता है। तो वो भी मोड। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, जब आप LC खुलवाते हैं तो LC के अंदर ये पहले ही लिख दिया जाता है कि इसके अंदर पार्शियल शिपमेंट अलाउ है या नहीं है। पार्शियल शिपमेंट का मतलब ये हुआ कि सपोज कीजिए ये तो मशीनरी है, किसी ने किसी छोटे आइटम का अगर मानो 1000 यूनिट का ऑर्डर दिया है, तो ऐसा क्या ही ज़रूरी है कि उसे 1000 की 1000 शिप करनी है, या वो 200 भी शिप कर सकता है। अगर LC के अंदर क्लॉज पार्शियल शिपमेंट का नहीं है तो उसको 1000 की 1000 ही करनी पड़ेंगी शिप, और LC के अंदर पार्शियल शिपमेंट का क्लॉज उन्होंने डलवाया है तो वो 1000 में से 200 को भी शिप कर सकता है। LC उस केस के अंदर वैलिड रहेगी। तो डेट ऑफ शिपमेंट हो गया, उस डेट में उसने वहां से वो मटेरियल शिप कर दिया। शिप करने के बाद क्या होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं, इसलिए क्योंकि और भी बताऊंगा बाद में आपको डिटेल्स में, और भी वीडियो होंगी, लेकिन एक मोटा मोटा खाका पहले समझ में आ जाना चाहिए। अब क्या होता है, जैसे उसने 5 अक्टूबर को वो मटेरियल भिजवा दिया, मटेरियल शिप करने के बाद क्या होता है कि जो सबसे बड़ा रोल आता है वो फ्रेट फॉरवर्डर का आता है। फ्रेट फॉरवर्डर, अब फ्रेट फॉरवर्डर क्या करता है, सपोज कीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि सी से ये मटेरियल गया है, तो सी के केस में क्या होता है कि जब शिप से मटेरियल जाता है तो बिल ऑफ लेडिंग बनती है, जिसको हम लोग शॉर्ट में BL भी बोलते हैं। BL उसके पास होती है क्योंकि शिपिंग कंपनी से उसके पास BL आती है। और अब बाकी डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, उसे कुछ डॉक्यूमेंट सेलर से लेने होते हैं, जैसे क्या है कि इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, कोई लाइसेंस है, कंट्री ऑफ ऑरिजिन के डॉक्यूमेंट, तो ये सारी चीज़ें उसको लेनी होती है सेलर से। तो अल्टीमेटली फिर वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास इकट्ठे कर लेता है, इनवॉइस, BL जो मैंने आपको सारा बताया, वो सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने के बाद फिर फॉरवर्डर का क्या काम होता है, वो उन सारे डॉक्यूमेंट्स को भेज देता है एडवाइजिंग बैंक के पास। उसके बाद क्या होता है, एडवाइजिंग बैंक उन सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है। एडवाइजिंग बैंक क्या चेक करता है, एडवाइजिंग बैंक ये चेक करता है कि जो सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो LC के अंदर लिखी थी वो सारी की सारी पूरी हो रही हैं या नहीं पूरी हो रही हैं। अगर वो सारी कंडीशन पूरी हो रही हैं, अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कितने टाइम में वो चेक करता है, तो वो चीज़ आप नोट कर लीजिए, 5 बैंकिंग डेज, वर्किंग डेज नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, बैंक खुला हुआ है, काम हो रहा है या नहीं हो रहा, वो नहीं बोल रहा। बैंकिंग डेज यानी बैंक खुला हुआ है लेकिन बैंकिंग हो रही है या नहीं हो रही है। ऐसा नहीं हो कि बैंक तो खुला हुआ है, स्ट्राइक पे है जी, बैठे हुए हैं, बैंक आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, स्ट्राइक पे है, नहीं हो रहा काम। तो बैंकिंग डेज मैं आपको बोल रहा हूँ। तो 5 बैंकिंग डेज के अंदर इसको चेक करना है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एडवाइजिंग बैंक ने अगर 5 दिन के अंदर वो डॉक्यूमेंट भले ही गलत हैं, यानी वो टर्म्स एंड कंडीशन नहीं भी पूरी कर रहे, और उसने आगे सेलर को ये नहीं, वो वहाँ से डॉक्यूमेंट नहीं भेजे हैं सेलर को, तो इसको पेमेंट करना पड़ेगा। इसलिए 5 बैंकिंग डेज के अंदर इसको चेक करके अगर इसको कोई भी चीज़ प्रॉब्लम लगती है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो ये क्या करेगा, आगे भेजेगा फिर सेलर को कि भैया इसके अंदर ये कमी है। और जो जिस शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं इस LC के लिए, जब कोई कमी पाई जाती है उसे हम बोलते हैं डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी पाई गई, यानी मुझे आपके डॉक्यूमेंट्स में डिस्क्रिपेंसी पाई गई है। अगर वो ठीक है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं, तो आगे क्या होता है, एडवाइजिंग बैंक आगे फिर 5 बैंकिंग डेज के अंदर ही पेमेंट कर देता है। किसे पेमेंट कर देता है, ये पेमेंट कर देता है सेलर को। यानी अल्टीमेटली सेलर ने
का जो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव था मटेरियल बेचने का, उसको पैसा मिल गया। सेलर को पैसा मिलने के बाद ये क्या करता है, एडवाइजिंग बैंक आगे फिर उन डॉक्यूमेंट्स को भेज देता है इशूइंग बैंक के पास। सेम कंडीशन इशूइंग बैंक के पास है। इशूइंग बैंक 5 बैंकिंग डेज के अंदर उन्हें चेक करता है और फिर, क्योंकि अल्टीमेटली एप्लीकेंट को भी तो मटेरियल अपना छुड़वाना है, इतने टाइम में वो जब सी से मटेरियल चल रहा है, जिस भी मोड से वो मटेरियल चल रहा है, तो वो पहुंचेगा तो अल्टीमेटली पोर्ट पे या जहाँ पे भी पहुंचना है। अब वो पहुंचने के बाद क्या हो गया, वो पहुंच गया, उस बीच में अब एप्लीकेंट को छुड़वाना भी है वो मटेरियल। तो ये क्या होता है, इशूइंग बैंक, एडवाइजिंग ने इशूइंग को दिया, इशूइंग बैंक ने क्या काम करा, वो डॉक्यूमेंट आगे भेज दिए फिर 5 बैंकिंग डेज में एप्लीकेंट को कि भैया लो अब आप छुड़वा लो। अब उसके बाद वो टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर आगे पेमेंट होता है। अगर साइट है तो तुरंत इसको पेमेंट करना होगा। उसके बाद फिर LC 105 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ BL, वो अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन है जो होती हैं, वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। तो इस तरीके से अल्टीमेटली टोटल काम इसके अंदर चलता है। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, लेटर ऑफ क्रेडिट दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, मतलब इसके अंदर बेसिकली बैंक्स इन्वॉल्व हैं ही। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बायर और सेलर, बायर LC के लिए अप्लाई करता है, LC को ये एप्लीकेंट हो गया, उसके बाद ये करता है इशूइंग बैंक को। इशूइंग बैंक जरूरी नहीं इसी का ही वहीं का ही बैंक हो कोई भी बैंक हो सकता है, इशूइंग बैंक, ओपनिंग बैंक। उसके बाद फिर वो आगे जाता है एडवाइजिंग बैंक, जो आमतौर पर होता है कि जहाँ पे सेलर है उसके आसपास का ही एडवाइजिंग, और इसी की ही ब्रांच हो सकती है, इस इशूइंग बैंक की भी वो ब्रांच हो सकती है। एडवाइजिंग बैंक क्या करता है, फिर आगे उन डॉक्यूमेंट्स को भेजता है सेलर को, सेलर उसे चेक करता है, ठीक है, और जब इसने ओके कर दिया तो सब लोग एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बन गए, LC कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो बन गए। और बेसिकली तो इसके अंदर जो मोटा जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको सारी कवर कर दी हैं। बाकी जो और टर्म्स पेमेंट की मैं आपको और बात करूंगा, क्या क्या इसके अंदर टर्म्स होती हैं, कितने टाइप की LC होती हैं, वो एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग तैयार करेंगे। आई होप कि बाकी आपका कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उसको जल्दी से जल्दी आप लोगों के सामने क्लियर करके प्रस्तुत करूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।